जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छी एक लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक और कंट्री के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। बात कर रहा हूँ एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया कैसा मुल्क है? एस्टोनिया में आप कैसे जा सकते हैं? कौन-कौन सी सहूलतें आपको वहाँ पर मिलेंगी? वहाँ पे आप अपना कैसे टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं? अपना वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं? अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो वहाँ पर सैलरी क्या रहने वाली है? अगर आप स्किल वर्कर हैं तो क्या सैलरी होगी? अगर आप नॉन स्किल वर्कर हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी? एस्टोनिया जो है वहाँ पर कौन-कौन सा काम ज़्यादा होता है? एस्टोनिया में आप कैसे सेटल हो सकते हैं? वहाँ का टीआरसी कार्ड जो है वो कैसे आप ले सकते हैं? वहाँ पर अपना अगर आपने पासपोर्ट लेना है या नेशनैलिटी लेनी है तो क्या उसका तरीक़ाकार होगा? ये सभी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एस्टोनिया में हम कैसे सेटल हो सकते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे साथ नए आए हैं, नए हमारे साथ जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से और बर वक़्त आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एस्टोनिया के बारे में बात करेंगे। तो एस्टोनिया जो है किसी भी मुल्क में जाने के लिए आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना हो। एस्टोनिया जो है ना वो एक यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोप का हिस्सा है, और इसके साथ साथ ये शेंगन में भी है। यूरोपीय यूनियन में भी आता है और शेंगन में भी आता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ये शेंगन वीज़ा है या इसे ले सकते हैं और ये शेंगन का हिस्सा है। अगर बात की जाए हम एस्टोनिया की जियोग्राफिकली की बात करें कि इसके साथ कौन-कौन सी बॉर्डर किस पट्टी में आता है, तो इसके साथ लगता है रशिया है, इसके साथ एक और दूसरी साइड पे लातविया है, लिथुआनिया है, और फिर आगे फ़िनलैंड, पोलैंड, एक पूरी पट्टी बन जाती है, यानी जो शेंगन कंट्री हैं। इसके अलावा एस्टोनिया जो है ना वो वहाँ पर बहुत ही उनकी कम आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही अच्छा कंट्री है टूरिस्ट के हवाले से भी। वहाँ की जो इस वक्त आबादी है 1.3 मिलियन है, ये 13 लाख के करीब आबादी है। आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का जो कैपिटल इस्लामाबाद है उसके इतनी आबादी उसके राउंड अबाउट है। तो इतना छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ही उनकी कम है। अगर हम बात की जाए वहाँ का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो उनका जो कैपिटल है वो टेलिम है। टेलिम उनका जो है ना वो कैपिटल है। इसके अलावा वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब है। बहुत ही कम वहाँ पर मुसलमान की तादाद है, लेकिन वहाँ पर जो कल्चर है वो आपको मिलेगा। तो एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि जो आप स्काइप यूज़ करते हैं, तो पूरी दुनिया में जो स्काइप यूज़ होता है उसकी शुरुआत और उसको जो बनाया था वो भी इसी कंट्री में बनाया गया था। वहाँ वहाँ के इंजीनियर ने, वहाँ की कंपनी ने जो है ना स्काइप को वहाँ से ईजाद किया था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको भी बताई मैंने। बात की जाए कि वहाँ पर जो एस्टोनिया है वहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं हर साल। तो अगर टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब है कि टूरिस्ट के रिलेटेड जो जॉब है वो निकलती रहती हैं। अब टूरिस्ट के रिलेटेड कौन सी जॉब हो सकती है? ज़ाहिर है अगर टूरिस्ट आने हैं तो वहाँ पर जब वो जाएंगे तो उनको होटल बुकिंग चाहिए। अगर होटल में जा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई भी बंदा वहाँ पर रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ रहने के लिए उनको ज़ाहिर है कि डिमांड होती है होटल की। वहाँ के उनको कुक चाहिए होते हैं, वहाँ पे शेफ़ चाहिए होते हैं, वहाँ पर वेटर चाहिए होते हैं, वहाँ पर उनको क्लीनर चाहिए होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिमांड है जो निकलती रहती हैं। इनके बारे में भी मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आपको वर्क परमिट आपने कैसे लेना है, और उसके बाद फिर हम टूरिस्ट वीज़े के ऊपर बात करेंगे। वर्क परमिट लेने के लिए आपने क्या करना है कि उनकी जो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि लिखना है जॉब्स इन एस्टोनिया। जब आप लिखेंगे जॉब्स इन एस्टोनिया तो वहाँ पर एक लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक को आपने ओपन करना है, वहाँ पर आपने जॉब सर्च करनी है, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, ये जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, इंडीड के ऊपर भी आप इसकी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी जॉब सर्च करेंगे तो वहाँ का जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, वो क्या करेगा कि आपको एक लेटर भेजेगा। आपसे बात अगर होगी तो वो कहेगा जी ये आपका मैं आपको इस अपनी कंपनी में हायर कर रहा हूँ। कोई भी अब जॉब हो सकती है, वो आईटी सेक्टर के रिलेटेड हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकता है,
नॉन स्किल में जो प्लम्बर है, मैसन है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी हो सकती है, कोई भी जॉब हो सकती है। तो जब वो ऑफ़र लेटर आपको भेजेगा, वो आपने लेटर फिल करना है, अपना नाम लिखना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपको सीवी चाहिए, इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने अटैच करके उसको फिर अपना फॉर्म फिल करके भेज देनी है। जब आप अपना फॉर्म फिल करके उसको भेजेंगे, ये सारा काम अभी वो कर रहा है। आप अभी तक उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर आ रहा है, वो आपको सारी चीज़ें करके दे रहा है। फिर वो क्या करेगा, अपनी जो इमिग्रेशन है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा। जब अपने आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाएगा तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी। जब वो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो फिर वो आपको भेज देगा, क्योंकि इमिग्रेशन से अप्रूव होना ज़रूरी होता है ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो वर्क परमिट होता है। तो जब आपको वहाँ पे अप्रूवल आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है कि जो अपने पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश किसी भी कंट्री में है, तो वहाँ पर आपने एस्टोनिया की एम्बेसी में जाना है। जब आप एस्टोनिया की एम्बेसी में जाएंगे, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपनी सीवी, पासपोर्ट, अपनी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और वो ऑफ़र लेटर जो उस एम्प्लॉय ने आपको भेजा था, जो आपने फिल करके, वो भी आपने साथ अटैच करना है। और उनकी एम्बेसी से जो आपकी मुतल्लिका कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से आप जा रहे हैं, वहाँ की एम्बेसी में आपने छोटा मोटा इंटरव्यू देना है। जब आप इंटरव्यू देंगे तो ज़्यादा छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे कि आपने कैसे काम किया, पहले क्या काम करते थे, वहाँ पर जाकर आपका क्या प्लान है, ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और साथ में आपने अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी है तो वो लगा देनी है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो लगा देनी है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, ट्रैवल वर्क परमिट के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लगा देनी है, अटैच कर देनी है। फिर आपको वहाँ से जो उनकी एम्बेसी जो है ना, वो आपको वीज़ा भेज दी और आप ईज़िली जा सकते। और इसकी वर्क परमिट की जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो 100 यूरो होती है। तो इसके बाद कोई इतना ज़्यादा ख़र्चात नहीं है। अगर आपको वो वर्क परमिट भेज देता है आपका एम्प्लॉई, जो वहाँ पे एस्टोनिया की जो कंपनी है जिसने आपको हायर किया, अगर आपको वो भेज देता ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। वो जो पैसे होते हैं वो कंपनी नहीं ले रही होती, वो आपको एजेंट ही ले रहा होता है। तो अगर आप खुद से ये सारा काम कर सकते हैं, अपना वर्क परमिट मंगवा सकते हैं, या वर्क परमिट आप ले सकते हैं, या आपको अप्लाई करना आता है तो फिर ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता या आप वर्क परमिट नहीं लेना जानते, कैसे करना है, किस तरह काम करना है, कैसे एप्लीकेशन फ़िल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कैसे फ़ाइल तैयार करनी है, फिर तो आप ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको सारा काम करके देगा। उसने भी वही काम करना होता है जो आपने करना है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, ख़ास तौर पर ये इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश कंट्री से जो है, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको ये सारा काम करना नहीं आता, फिर वो उनको किसी की हेल्प लेना पड़ती है। तो आप किसी की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं, फिर आप उससे वो चार्ज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने चार्ज कर रहा है, वो फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि। लेकिन ये ऑफिशियली कोई नहीं है कि इतने पैसे वीज़े के होते हैं, वो सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस होती है या वर्क परमिट की एप्लीकेशन फ़ीस होती है, इसके अलावा नहीं होता। ये सारे जो चार्ज होते हैं वो एजेंट वगैरह अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, जो आपका काम करवा कर दे रहे हैं कि हम आपको इतने में ले कर देंगे। इसके अलावा अब वहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से आप जॉब ला कर सकते हैं, वहाँ पर जो ज़्यादा डिमांड है वो आईटी की है। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं या जो आईटी का काम जानते हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा काम ही यही होता है, टूरिस्ट का काम होता है और आईटी के रिलेटेड काम है। वहाँ पे जो डॉक्टर, इंजीनियर है, उससे ज़्यादा जो सैलरी है वो आईटी के रिलेटेड है, जो लोग आईटी में काम करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप आईटी में जा रहे हैं, तो आईटी सेक्टर में हैं, तो आपकी सैलरी जो है ना वो 3000 से 4000 और 5000 यूरो तक भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर यूरो चलता है और उनकी अपनी करेंसी भी होगी, लेकिन यूरो वहाँ पर ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर आप नॉन स्किल वर्कर हैं, जैसा कि आप प्लम्बर हैं, आप मैसन हैं, आप पेंटर का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप वेटर हैं, या इस तरह की आपकी नॉन स्किल कोई जॉब है वर्क परमिट के तौर पर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी सैलरी जो है ना वो 1000 से 1200-1300 यूरो तक हो सकती है। तो आप जो है अच्छा आपका गुजारा हो सकता है, यानी फिर भी आपकी अच्छी इनकम बन जाती है। अगर आप उनको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें तो एक अच्छी इनकम बन सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या काम का, आपने काम क्या कौन सा कर रहे हैं, स्किल वर्कर है या नॉन स्किल वर्कर है। ज़ाहिर है स्किल वर्कर होंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, नॉन स्किल है तो उसमें फिर किसी भी कंट्री में नॉन स्किल वर्कर की जो है सैलरी वो कम होती है। तो इस तरह से आप वर्क परमिट ले सकते हैं और जॉब आप हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा टूरिस्ट वीज़े के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़े के जाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी फ़ाइलिंग होती है। अगर आपने फ़ाइल अच्छी तैयार की है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा वीज़ा नहीं लगता, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। उसके पीछे रीज़न नहीं देखते कि किस वजह से नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, लेकिन हमारा प्लान तैयार नहीं होता। हमने जो फ़ाइल तैयार की होती है वो सही नहीं तैयार की होती। फिर वीज़ा ऑफ़िसर क्या करता है, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि ये बंदा जो है इसने फ़ाइल सही तैयार नहीं की, इसने अपना डे टू डे प्लान नहीं बनाया, इसकी होटल बुकिंग नहीं सही है, या इसका आपने को फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो फिर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आपका टूरिस्ट वीज़ा। और ख़ास तौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जैसी कंट्री से लोग जा रहे होते हैं ना, इनके ऊपर तो वो कड़ी नज़र रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जाते ही इधर से हैं। बाकी कंट्री की इतना प्रॉब्लम नहीं होता उनको। तो आपने सबसे पहले, अगर आप की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने ज़रूर उसमें मेंशन करना है, और कोशिश करें ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। छोटे 3-4 कंट्री का विज़िट कर लें। वैसे तो एस्टोनिया में 2 कंट्री या 1 कंट्री भी हो तो वो ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो तो वो चल जाता है, लेकिन कोशिश करें 3 से 4 कंट्री का आपके पास वो होना चाहिए। तो इससे फिर क्या होगा कि आपका फ़ाइल अच्छी तैयार हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट आपने लाजमी साथ अटैच करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम 4 से 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें कुछ बैलेंस भी होना चाहिए, 10 से 11 लाख आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो 7 से 8 लाख आपका इंडियन होना चाहिए, और 10 से 12 लाख आपका पाकिस्तानी करेंसी में लाजमी उसमें होना चाहिए। उसके बाद जब आप टूरिस्ट वीज़े पे आपके ऊपर वीज़ा लग जाता है तो आप वहाँ पर जाकर उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं वर्क परमिट में, क्योंकि ये शेंगन कंट्री है। जब आप विज़िट वीज़े पे जाएंगे तो आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, जैसे बेलारूस है, फिनलैंड है, पोलैंड है, जर्मनी, बेल्जियम। तो इसी वीज़े के ऊपर आप जो है ना किसी और कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप यूएई से जाना चाहते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान से जाना चाहते हैं, तो भी उसका ये तरीका है कि आपने आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपने एनओसी लेना है। एनओसी लेने के बाद आपने अपनी फ़ाइल तैयार करवानी है, बैंक स्टेटमेंट आपने साथ अटैच करनी है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने 2 से 3 महीने की जो है ना वो आपने सैलरी स्टेटमेंट भी साथ लगानी है, और फाइल तैयार करके आपने सबमिट करवा देनी है। वीएफएस मॉल में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो ये फ़ाइल आपने साथ अटैच करनी है। अगर आप खुद फाइल तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो अगर आप उसमें पूरा उतरते हैं या वीज़ा ऑफिसर आपको ग्रांट कर देता है वीज़ा, तो आप इजीली वहाँ से मूव कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं फिर क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर काम करें। जब आप 2-3 साल वहाँ पर रेगुलरली काम करेंगे, वहाँ पर टैक्स पे करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ाइल अच्छी तैयार हो जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं टीआरसी के लिए। टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, जो आपको मिलता है, और उस कार्ड के ऊपर आप उसको एक्सटेंड बाद में करवा सकते हैं। और उसी कार्ड के ऊपर जब आप 5 साल वहाँ पर रह लें, यानी आपने वहाँ पर गुजार लिए हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, नेशनलिटी के लिए। तो जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी अप्रूव हो जाती है नेशनलिटी, तो फिर आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। फिर आप ईज़िली जो है ना वो उसी पासपोर्ट के ऊपर किसी और कंट्री में आ जा सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। तो ये थी आज की हमारी एस्टोनिया के बारे में वीडियो, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि किसी ना किसी का कोई इसमें फ़ायदा हो सके। तो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो नेक्स्ट हम किसी और इसी तरह की कंट्री और अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।